नमस्कार। आज हम आपके पेपर पाठ्यक्रम में भाषा का एक टॉपिक्स है कक्षा में भाषा शिक्षण की दृष्टि से अध्यापन के सिद्धांत। यानी कक्षा में जब अध्यापक अध्यापन करवाता है तब भाषा शिक्षण के लिए कौन कौन से सिद्धांत उपयुक्त रहते हैं, कौन कौन से सिद्धांत उसके हैं। कक्षा में चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो या संस्कृत हो या और कोई अन्य भाषा, उसके लिए बोलचाल में आना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सबसे पहला सिद्धांत है बोलचाल या अभ्यास का सिद्धांत। कक्षा में पुस्तकें पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके आगे भाषा सिखाना भी बहुत ही आवश्यक होता है। और भाषा किस प्रकार सीखी जाती है बालक के द्वारा, उसके लिए बोलचाल का सिद्धांत सबसे पहला है। बोलचाल या अभ्यास के द्वारा भाषा सिखाई जा सकती है। उसके में सबसे पहले प्रश्नोत्तर विधि बहुत ही उपयुक्त है। बोलचाल यानी ज्यादा से ज्यादा अध्यापक छात्रों से किस प्रकार बात करे, उसके लिए प्रश्नोत्तर विधि बहुत ही उपयुक्त है। और प्रश्नोत्तर विधि के अलावा कक्षा में दो बातों की नितांत आवश्यकता होती है। वो दो बातें हैं, एक तो कानों के द्वारा सुनना, दूसरा है मुख के द्वारा बोलना। यानी अध्यापक और छात्रों को हर समय अलर्ट रहना चाहिए। अध्यापक क्या बोल रहा है, छात्र सुने, अध्यापक सही बोले ताकि छात्र सही सुने। इसी के साथ साथ मुख से बोलना। जब अध्यापक बोलता है तब छात्र सुनते हैं, और जब छात्र बोलते हैं तब अध्यापक सुनता है। यानी इन दोनों बातों की बहुत ही नितांत आवश्यकता होती है। अध्यापक ये ध्यान रखे कि छात्र कहाँ पर गलती कर रहा है, और अध्यापक जब बोलते समय वो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों का ध्यान रखे। वहाँ पर बोलने और सुनने दोनों ही बातें अभ्यास के सिद्धांत में बहुत ही आवश्यक है। महर्षि जैमिनि ने कानों के द्वारा सुनना यानी सुनने के संबंध में महर्षि जैमिनि ने कहा है, श्रोत्र ग्रहणे ही अर्थे लोके शब्द प्रसिद्ध। यानी संसार में शब्द का अर्थ सुनने से ही ग्रहण किया जाता है। इस संसार में, इस लोक में शब्द का सुनने से ही ग्रहण किया जाता है। जब हम किसी शब्द को सुनते हैं तभी हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेद में कहा गया है, अग्निवान विद्वा मुखा प्रविशत। यानी अग्नि ने वाणी का रूप धारण करके मुख में प्रवेश किया है। अग्नि ने वाणी का रूप धारण करके मुख में प्रवेश किया है। अर्थात मुख के द्वारा बोलना कितना महत्वपूर्ण है, ये इस कोटेशन से हम समझ सकते हैं, ये इस वाक्य से हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। विद्यार्थियों में नहीं, हर व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। और उन व्यक्तिगत भिन्नता सभी की रुचियां अलग अलग होती हैं, सभी की बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अर्थात उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। नंद ने कहा है, मैं हूं और तुम सदा तुम। यानी हमेशा
व्यक्तिगत भिन्नता हर व्यक्ति में पाई जाती है। मैं हमेशा मैं हूँ और तुम सदा तुम। हम में अलग अलग प्रकार की कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं अवश्य मिलेगी। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा कक्ष में भाषा शिक्षण करवाना चाहिए एक अध्यापक को। क्योंकि कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थी होते हैं उनमें चाहे वो योग्यता में हो, चाहे वो शारीरिक वृद्धि में हो, बौद्धिक क्षमताओं में हो, सीमाओं में हो, रुचियों में हो, प्रवृत्तियों में हो, अभिवृत्तियों में हो, कौशलों में हो, हर प्रकार की उनमें बौद्धिक क्षमता जो उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो पाई जाती है। इसलिए उनके जो भाषा शिक्षण है उस पर भी ये बात लागू होती है कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक छात्र में उनकी भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ बालक लेखन में अच्छे होते हैं तो कुछ बालक वाचन में अच्छे होते हैं, कुछ बालक विराम चिन्ह संबंधी गलतियां करते हैं, कुछ वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं। यानी हर बालक में कहीं न कहीं कौन सा वो उसका कौन सा पक्ष अच्छा है, कौन सा पक्ष खराब है, इस बात का ध्यान रखते हुए अध्यापक को कक्षा कक्ष में अध्यापन करवाना चाहिए। और यह सभी प्रश्नोत्तर विधि या उनके लिखित कार्य को चेक करके बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। प्रत्येक बालक पर ध्यान दिया जा सकता है, अध्यापक दे सकता है। और इसमें जो उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं वो दूर होगी इससे, जिसके कारण शिक्षण प्रभावशाली होगा और विद्यार्थी भाषा में बहुत ही जल्दी प्रवीण हो जाएगा। अगला है स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी स्वाभाविक रूप से सीखना, स्वाभाविक ढंग से सीखना। जो पहले सीखा जाए वो पहले ही सीखे, बाद में नहीं, यानी क्रम से सिखाना। उपयुक्त क्रम कौन सा है उस प्रकार से सिखाना। स्वाभाविक रूप से जब बालक सीखता है तो वो जल्दी सीखता है। जब पहले वो मातृभाषा सीखता है और मातृभाषा के पश्चात तृतीय भाषा सीख सकता है, उसके बाद अन्य भाषाएं सीख सकता है। यानी उनकी स्वाभाविक रूप से जब बालक सीखता है तो जल्दी सीख जाता है। इसलिए भाषा शिक्षण में ये आवश्यक है कि स्वाभाविक रूप से बालक को सिखाए। उनकी स्वाभाविकता की तरफ विशेष ध्यान देना आवश्यक है। परिवार में रहकर बालक पहले अपनी मातृभाषा सीखता है और विद्यालय में भी इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वो पहले मातृभाषा ठीक ढंग से सीखे, उसके पश्चात अन्य भाषाओं की शिक्षा दे। यदि बालक को संज्ञा की परिभाषा सिखानी है तो अगर हिंदी में सिखा दी, उसके पश्चात अगर हम अंग्रेजी सिखाए तो उसको केवल और केवल इतना बताना पर्याप्त है कि जो हिंदी में संज्ञाएं हैं वो अंग्रेजी में ना हो। तो वो अगर वो अंग्रेजी भी सीखेगा तो वो अपने आप ही इसको परिभाषित कर लेगा। या अगर अंग्रेजी में सिखा दी तो उसको जब हिंदी में करना होगा तो वो अपने आप ही हिंदी में परिवर्तित उसको कर देगा। तो स्वाभाविक रूप से सिखाना। परिवार में जब बालक बोलना सीखता है तो उसके वो पहले अशुद्ध शब्द बोलता है। कई बार र को ल बोल देता है, कई बार त को ट बोल देता है। इसका से अशुद्ध उच्चारण उसका सबसे पहले कई बार शुद्ध उच्चारण निकलता है। और उसके सामने जब वो इस प्रकार बोलता है तो उसके सामने उसके परिवार के सदस्य उसको विभिन्न प्रकार की बातें सिखाते हैं और उसको सही बोलना सिखाते हैं। जैसे रोटी को अगर वो लोती कह रहा है तो परिवार के सदस्य उनको रोटी कहन बार बार बुलाएंगे। जब परिवार के सदस्यों से वो सुनेगा तो वो सीखेगा, धीरे धीरे वो इसमें सीख जाएगा।
तो यही बात स्वाभाविक रूप से सिखाने के लिए भी भाषा शिक्षण में बहुत ही आवश्यक है। थोड़े समय में वो सही उच्चारण सीख जाता है यदि भाषा शिक्षण में हम उपयुक्त ढंग से सिखाए। आमतौर पर पहले विद्यालयों में वर्णमाला सिखाई जाती है। हम देखते हैं कि पहले विद्यालयों में वर्णमाला सिखाई जाती है, उसके बाद में शब्द सिखाए जाते हैं और फिर शब्दों के बाद में वाक्य सिखाए जाते हैं। यानी पहले छोटा रूप, लघु रूप, फिर उससे बड़ा रूप, फिर उससे बड़ा रूप, यानी उसको क्रमानुसार अगर सिखाया जाए, स्वाभाविक ढंग से अगर सिखाया जाए तो बालक जल्दी सीख जाएगा। स्वाभाविक ढंग से सीखना, बालक जल्दी सीख जाएगा। इसलिए स्वाभाविकता पर ध्यान दें। बालक किस प्रकार की वो सीखता है वो उस पर ध्यान रखना चाहिए ताकि भाषा शिक्षण उपयुक्त हो। सिर्फ और सिर्फ पुस्तकें पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है भाषा शिक्षण में। भाषा शिक्षण किस प्रकार का हो, भाषा शिक्षण के अंदर भाषा किस प्रकार शुद्ध बने, किस प्रकार उसकी अशुद्धियां निकले, ये भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए स्वाभाविक रूप से बालक को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी बालक को क्रियाशील रखे। यदि बालक चुपचाप सुनेगा, अध्यापक बोलेगा और बालक चुपचाप सुनेगा तो वो बोर हो सकता है या उसको समझ में भी नहीं आ सकता है। चुपचाप बैठना या कुछ भी नहीं करना तो बालक के कहीं ना कहीं संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। कहीं ना कहीं, यानी कहीं ना कहीं वो दूसरी बातों में उसका ध्यान लग जाता है। इसलिए कक्ष में बालक को निष्क्रिय नहीं बैठने देना चाहिए। कक्ष में बालक हमेशा कुछ न कुछ क्रियाशील बना रहे। यही बात भाषा शिक्षण पर भी लागू होती है। और भाषा शिक्षण में भी यदि केवल और केवल अध्यापक ही बोलेगा, बालक चुपचाप सुनता रहेगा तो वहां पर बालक बोर हो जाएगा या फिर उसके संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि बीच बीच में वो प्रश्न पूछे ताकि अध्यापक छात्रों से भी छात्र क्रियाशील रहे। प्रश्नों के उत्तर ले, विभिन्न प्रश्नों के उत्तर ले, अलग अलग बालकों से अलग अलग बालकों को प्रश्न पूछे, मौखिक रूप से उनके पास किसी चीज का वर्णन करवाए। कई बार हम देखते हैं कक्षा में कि कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसका बालक नहीं समझ पाता तो दूसरे बालकों से उसका वर्णन करवाए। उनको जो श्यामपट्ट पर लिखा है वो लिखने के लिए कहे बालकों को, ताकि बालक क्रियाशील रहेंगे और ज्यादा सीख सकेंगे। इसी प्रकार से भाषा शिक्षण में भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। भाषा शिक्षण के अंदर भी प्रश्न पूछना है, वर्णन करवाना है। इस प्रकार से भाषा शिक्षण के समय अध्यापक को बालकों को क्रियाशील रखना बहुत ही आवश्यक है। अगला अध्यापन का सिद्धांत है उत्प्रेरणा का सिद्धांत। उत्प्रेरणा यानी प्रेरणा देने से, बालकों में जो अंदर से जो प्रेरणा निकलती है, उनकी रुचि किस प्रकार की है और उससे प्रेरित करना। प्रेरित करने पर बालक जल्दी सीख जाते हैं। उत्प्रेरणा का सिद्धांत। उत्प्रेरित करने पर कार्य में निष्ठा और तत्परता आती है। जितना आप किसी को प्रेरणा देंगे, प्रेरणा देने पर कार्य में निष्ठा और तत्परता आएगी। उत्प्रेरित करने पर कार्य में निष्ठा और तत्परता आएगी। और ये उत्प्रेरणा भाषा शिक्षण में बहुत ही सहायक है, क्योंकि उत्प्रेरणा के माध्यम से, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ सिखाना है तो उसको उसको प्रेरणा दीजिए तो वो जल्दी सीखेगा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
कि जैसे मान लीजिए इसी मैदान में कुछ छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, वो साफ करवाने हैं। अब इस प्रकार से अगर आप बालकों से साफ करवाएंगे तो बालकों में रुचि नहीं होगी। आप उनको कहिए इस ये पत्थर उठाइए और सबसे तेज कौन फेंकता है, तो उनसे उनमें प्रेरणा होगी और वो रुचि से फेंकेंगे। यानी कहीं ना कहीं उनमें उत्प्रेरणा पैदा की, इससे वो जल्दी काम कर लेंगे और उनमें रुचि होगी, रुचि उत्पन्न होगी। भाषा शिक्षण में इस प्रकार की जो प्रेरणा है वो विभिन्न माध्यम से की जाती है, पैदा की जाती है, रुचि पैदा की जाती है, जिसके भाषा शिक्षण के अंदर इसके जो साधन हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। चित्रों का प्रयोग करके, चित्रों के द्वारा आप उनमें भाषा शिक्षण में उत्प्रेरणा पैदा कर सकते हैं। जैसे कोई कहानी कहना है या कहानी लिखवाना है, आप विभिन्न प्रकार के अलग अलग चित्र बताइए, आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप, उसके माध्यम से आप कहानी लिखवाइए, तो वो देखकर कहानी लिखेंगे, उनमें प्रेरणा पैदा होगी। उनके बालकों के साथ सहानुभूति व्यवहार करके, जब बालकों को सहानुभूति व्यवहार करेंगे, अध्यापकों का जब सहानुभूति व्यवहार मिलेगा तो बालकों में उत्प्रेरणा पैदा होगी। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से कक्षा में प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने के माध्यम से अच्छा काम करने पर उनको शाबाशी देंगे या फिर थपथपाएंगे तो वो और आगे अच्छा काम करेंगे। प्रसंगों और उदाहरणों के माध्यम से रोचकता उत्पन्न की जाएगी तो उसमें रुचिपूर्ण पढ़ेंगे। विभिन्न प्रसंग, यदि बीच में ऐसा कोई प्रसंग आया है तो उस प्रसंग की कहानी क्या है वो कहिए, उदाहरण दीजिए, जिसके कारण जिससे बालकों में रुचि पैदा होगी। खेल विधि और आगमन निगमन विधि, ये दोनों ही भाषा शिक्षण में बहुत ही आवश्यक विधियां हैं, बहुत ही अच्छी विधियां हैं और इससे बालकों में रोचकता उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है उपयुक्त क्रम का सिद्धांत। कक्षा में भाषा शिक्षण की दृष्टि से अध्यापन का जो छठा सिद्धांत है वो उपयुक्त क्रम का सिद्धांत है। यानी उपयुक्त क्रम से भाषा शिक्षण के अंदर दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो अर्थग्रह्यता और दूसरा भाव प्रकाशन या अभिव्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति। भाव प्रकाशन, वो किस प्रकार से बोलता है, उसकी अभिव्यक्ति, वो किस प्रकार से बोलता है, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है भाषा शिक्षण में। और इसी दृष्टि से अर्थग्रह्यता भाषा शिक्षण में की पहली सीढ़ी है। यानी पहले वो अर्थ ग्रहण करता है और उसके बाद में वो अभिव्यक्ति करता है बालक। तो अर्थग्रह्यता में बालक को सुनने का अभ्यास करवाना और पढ़ने का अभ्यास करवाना चाहिए, जिसके कारण उसकी अर्थग्रह्यता अच्छी होगी। इसी प्रकार से भाव प्रकाशन मौखिक रूप से और लिखित रूप से, वो मौखिक रूप से भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है और लिखित रूप से भी अभिव्यक्ति कर सकता है। यानी अर्थ ग्रहण भी दो प्रकार से होता है, सुनकर और पढ़कर। तो इसका अभ्यास उनको करवाना चाहिए। और भाव प्रकाशन या अभिव्यक्ति भी दो प्रकार से होती है, मौखिक रूप से और लिखित रूप से। तो इनका अभ्यास भी उनको करवाना चाहिए बालकों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा अर्थ ग्रहण कर सके। यानी पहले सुनने का अभ्यास कराएं, फिर पढ़ने का अभ्यास कराएं। भाव प्रकाशन में पहले मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करवाएं, फिर लिखित रूप से अभिव्यक्ति करवाएं। तो ये उपयुक्त क्रम का सिद्धांत है और इस क्रम के अनुसार अगर चलेंगे तो बालक जल्दी सीख जाएगा, बालक बहुत ही जल्दी सीखेगा। इसी प्रकार से अनुकरण का सिद्धांत, यानी बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र मात्रा में पाई जाती है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति बालकों में बहुत ही तीव्र मात्रा में पाई जाती है। वो किसी को देखकर वो जल्दी अनुकरण करता है और सीखता है। इसके
घर में भी अगर देखें तो बालक उनके परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है। स्कूल में देखें, विद्यालय में, तो उनसे बड़े छात्रों या अध्यापकों की का अनुकरण करता है। इसलिए अनुकरण की प्रवृत्ति उनमें बहुत ही तीव्र मात्रा में पाई जाती है, जो कि भाषा शिक्षण में बहुत ही सहायक है। भाषा शिक्षण के अंदर ये बहुत ही सहायक होती है अनुकरण की प्रवृत्ति। और इसी से भाषा सीखने में अनुकरण की प्रवृत्ति के माध्यम से वर्णमाला सिखाई जा सकती है उनको। वर्णमाला आगे बोलेगा अध्यापक, पीछे बालक बोलेंगे। उनके अर्थ ग्रहण किस प्रकार करना है, उनको अर्थ ग्रहण करना सीखना। यानी अध्यापक जिस प्रकार बोलेगा वैसा ही अर्थ ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से पढ़ना और लिखना सिखाना, ये सभी क्रियाएं हैं वो अनुकरण के माध्यम से बहुत ही अच्छी प्रकार से बालक कर सकता है। इसलिए भाषा शिक्षण में अनुकरण का सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बात का विशेष प्रयास करना चाहिए कि बालकों को अनुकरण ठीक दिशा में प्राप्त हो, क्योंकि अध्यापक जो प्रस्तुत करता है वही बालक सीखता है। तो हमेशा ही अध्यापक का जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए, उसकी भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए और ऐसे लोगों से भाषण करवाना चाहिए जो कि भाषा के पंडित हो, यानी भाषा के ज्ञाता हो। उनसे विभिन्न भाषण करवाने चाहिए ताकि वो अनुकरण के माध्यम से बालक सीख सके।